Hello everyone, I welcome you to the world of material science and engineering. I am Subhas Kumar, your educator of material science. In last video, I have told you what is bonds. लास्ट के क्लास में मैंने आपको बताया था सॉलिड में बॉन्ड्स क्या होते हैं, एटम्स बॉन्ड्स कैसे फॉर्म करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बॉन्ड का क्लासिफिकेशन बताया था, जिसमें आपको दो टाइप का क्लासिफिकेशन बताया गया। एक प्राइमरी बॉन्ड, जिसे आप केमिकल बॉन्ड्स के नाम से भी जानते हो। दूसरा आपका सेकेंडरी बॉन्ड, जिसे आप मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स भी बोलते हो। प्राइमरी बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कि ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एटम को एक साथ रखता है। प्राइमरी बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग, मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी और मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट के क्लास में बताया था। आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हो तो आप मेरे चैनल पे जा करके इससे पहले वाले वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। इससे आपको बॉन्ड्स के बारे में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। आज के क्लास में हम लोग को जानना है प्राइमरी बॉन्ड के टाइप्स के बारे में। मैंने आपको बताया कि प्राइमरी बॉन्ड टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। एक आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड और फिर मेटालिक बॉन्ड। तो हम लोग सबसे पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में जानेंगे, फिर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, फिर मेटालिक बॉन्ड के बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको आयनिक बॉन्ड्स के बारे में बताऊंगा, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में मैं बताऊंगा, फिर आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैं बताऊंगा। आयनिक बॉन्ड में आपका क्या है? An ionic bond is formed when one or more electrons from the outermost shell of one atom are transferred to the outermost shell of another atom. बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है इसमें मैंने आपको बताया था कि एटम स्टेबल होने के लिए अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को अचीव करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, जिससे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है? आयनिक बॉन्ड कब बनता है कि एटम के आउटर मोस्ट सेल से, आउटर मोस्ट सेल को आप वैलेंस सेल भी बोलते हो। इसका मतलब एटम का जो सबसे बाहर वाला सेल है उस सेल से एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, उसका ट्रांसफर होता है। कहाँ पे होता है? तो किसी दूसरे एटम के आउटर मोस्ट सेल में। एक इलेक्ट्रॉन से एटम्स दूसरे एटम के आउटर मोस्ट सेल में ट्रांसफर हो जाते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉन के लूज होने से और गेन होने से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड आपका आयोनिक बॉन्ड है। अब आयोनिक बॉन्ड बनने से क्या होता है? इन दिस प्रोसेस बोथ द एटम्स एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ नोबल गैस। दोनों एटम अपने से नज़दीक वाले नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को अचीव कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे एटम्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी होगा, कुछ ऐसे भी एटम्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी रखते हो। द एटम विच लूजेस द इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड बिकम्स अ पॉजिटिव आयन। जिस एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी रखते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो एटम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाने के वजह से पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है, और चार्ज एटम को आप आयंस बोलते हो। आयंस में 2 टाइप का आयन है आपका, एक पॉजिटिव चार्ज आयन और दूसरा निगेटिवली चार्ज आयन। तो आपके पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं जिसे आप कटायन बोलते हो, और निगेटिवली चार्ज आयन को एनायन बोलते हो। जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब वह एटम जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज, अगर 1 इलेक्ट्रॉन तो उस पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज। जैसे आपका सोडियम कटायन जब बनाता है तो Na+ बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम कटायन का फॉर्मेशन करता है। मैग्नीशियम आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से
2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Mg2+ आयन बनाता है। इसी तरह एल्यूमिनियम आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ट्राई वैलेंट कटायन बनाता है Al3+, जिसे आप एल्यूमिनियम आयन बोलते हो। जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो पॉजिटिव आयन कहलाते हैं, जिसे हम लोग कटायन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द एटम विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड बिकम्स अ नेगेटिव आयन। जो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया। जैसे आप एटम का बात करते हो तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया अब उसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया, एटम पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। वो जितना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उस एटम पे उतना ही निगेटिव चार्ज अपीयर होगा। जैसे ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करता है। जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो ऑक्साइड आयन बनाता है O2-। ऑक्साइड आयन वो आपका क्या है, एनायन, निगेटिवली चार्ज आयन को आप एनायन बोलते हो। उसी तरह फ्लोरीन के पास टेंडेंसी है कि 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे जिससे फ्लोराइड आयन बनता है F-। द एटम विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड बिकम्स अ नेगेटिव आयन, दैट इज एनायन। अब यहाँ पे कटायंस का फॉर्मेशन हो गया, एनायंस का फॉर्मेशन हो गया। और आप जानते हो कि एक आपका पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपीयर होता है जिससे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है और उस बॉन्ड को आप आयोनिक बॉन्ड बोलते हो। आयोनिक बॉन्ड नेम में ही आपका क्या है, आयोनिक बॉन्ड। इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड्स जब आयंस के बीच बनते हो। आयंस में कौन कौन सा आयन, एक कटायन और एक एनायन। मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन, निगेटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन कैसे बनते हैं, जब एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यह टेंडेंसी जनरली मेटल के पास होता है, बिकॉज जो भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी रखते हैं। दूसरा आपका निगेटिवली चार्ज आयन है जिसे आप एनायन बोलोगे। जब एटम के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी होता है वहाँ। ऐसा टेंडेंसी जनरली नॉन मेटल के पास होता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर के होते हैं। जब कटायंस बने, एनायंस बने, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इससे जो एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड आपका है आयोनिक बॉन्ड। तो आपको यहाँ पे आयनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होते हैं ये बात समझ में आया होगा। अब आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो फुलफिल होने चाहिए तभी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट कंडीशन है आपका द एटम विच लूजेज इलेक्ट्रॉन वुड हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। जिस एटम से आप इलेक्ट्रॉन को लूज करवा रहे हो, जिस एटम से आप इलेक्ट्रॉन को लूज करवा रहे हो का आयोनाइजेशन एनर्जी लो होना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या है, एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कुछ एनर्जी सप्लाई करना होगा। अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आपको वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो आप कुछ एनर्जी सप्लाई करोगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है। आप एटम से इलेक्ट्रॉन को तभी निकाल पाओगे ना जब उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। इसका मतलब यह हो गया कि जितना कम उसका आयोनाइजेशन एनर्जी होगा उतना ही कम आपको एनर्जी सप्लाई करना होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन हो गया कि जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी लो होना चाहिए। का मीनिंग है आपका इट मीन्स दैट a small amount of energy is required to remove the electron from its outermost energy level।
आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है आपका, द एटम विच गेन्स इलेक्ट्रॉन वुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन को लेने का टेंडेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहां पे ज़्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का कैपेबिलिटी। इट मीन्स दैट द एटम शुड बी एबल टू रेडियली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। आपका जो एटम है, जब उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई होगा, बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इतना जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एनायन का फॉर्मेशन होगा, कैटायन एनायन के बीच आपका बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को आप आयनिक बॉन्ड बोलोगे। अब यहाँ पे है कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जैसे इसमें सोडियम क्लोराइड में दो एटम है, एक आपका सोडियम का एटम है और दूसरा क्लोरीन का एटम है। आपके पास सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, आप जेड से रिप्रेजेंट करते हो एटॉमिक नंबर को। दूसरा एटम आपका क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। आप अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल है वो आपका थर्ड सेल है। थर्ड सेल जिसमें आपका s सब सेल है और उस s सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर क्लोरीन का बात करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यहाँ पे जो आपका आउटर मोस्ट सेल है तो थर्ड सेल है और थर्ड सेल में आपके दो दो सब सेल हैं, एक s सब सेल और दूसरा p सब सेल। s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में टोटल आपके होगा 7 इलेक्ट्रॉन्स। आपका आउटर मोस्ट सेल थर्ड सेल है। सेल में आप जानते होंगे KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका थर्ड सेल M सेल है। उस M सेल में 2 सब सेल यहाँ पे है, एक S है और एक P है। S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 5 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे बाहर वाले सेल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सोडियम में आपने देखा कि आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के केस में आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देना आसान होगा। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और सोडियम आयन बनाएगा, जिसे आप कैटायन बोलते हो। देखो यहाँ पे आपका सोडियम है, सोडियम क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और सोडियम आयन का फॉर्मेशन कर रहा है Na+, जिसे आप क्या बोलोगे, सोडियम आयन। क्लोरीन क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन आपका बन जाएगा Cl-, जिसे आप क्लोराइड आयन बोलोगे। अब यहाँ पे सोडियम पे प्लस चार्ज क्यों अपीयर हुआ, जैसे सोडियम जब एटम था, एटम न्यूट्रल होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब ये है न्यूट्रल एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर 11 है और प्रोटॉन का नंबर भी 11 है। जैसे ही सोडियम में ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, प्रोटॉन अभी भी 11 है बट इलेक्ट्रॉन सब 10 हो गए। तो नेट चार्ज सोडियम पे कैसा अपीयर हो गया, प्लस चार्ज अपीयर हुआ, सिंगल प्लस चार्ज अपीयर हुआ। तो आप यहाँ पे चार्ज को शो करोगे। चार्ज एटम को आप आयन बोलते हो, इसलिए सोडियम आयन है, उसमें भी ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो आपका कैटायन है। क्लोरीन आपका क्लोराइड आयन बनाया इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, तो फिर यहाँ पे माइनस चार्ज क्यों आया, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपका 17 है। लेकिन जैसे ही क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो क्लोरीन में अब इलेक्ट्रॉन 18 हो गए बट प्रोटॉन अभी भी तो 17 है। प्रोटॉन अभी भी 17 है। क्यों 17 है, क्योंकि प्रोटॉन तो आपका न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन कहीं भी ट्रांसफर नहीं होता है, प्रोटॉन का संख्या जो है वो फिक्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन अब 18 हो गया बट प्रोटॉन अभी भी 17 है, तो नेट चार्ज आपका अपीयर हुआ माइनस, जिसे आप ऊपर में माइनस साइन से लिखो। तो माइनस चार्ज अपीयर हुआ तो आप इसको एनायन बोलोगे, ये आपका है क्लोराइड आयन। क्या बना, आपका बना Na+Cl-। दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके कारण आपका कंपाउंड बनेगा जो आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो NaCl आपका क्या है, आयनिक कंपाउंड है, इसको आप Na+Cl- लिख सकते हो और आप सिंपली NaCl लिखोगे। अब हम आयनिक बॉन्डिंग को NaCl में दिखाएंगे कैसे, तो उसके लिए मैंने आपको एक डायग्राम बताया है यहाँ पे, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनिक बॉन्डिंग इन NaCl। आप इस डायग्राम को विजुअलाइज करो
यहाँ पे देखोगे ये आपका सोडियम आयन है और ये आपका क्लोराइड आयन है। सोडियम आयन का साइज क्लोराइड आयन से छोटा है। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसे आप कूलम्बिक बॉन्डिंग फोर्स भी बोलते हो। तो ये आपका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है आयनिक बॉन्डिंग इन NaCl का। इसी तरह आयनिक बॉन्डिंग बनाने का टेंडेंसी मेटल, एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो, उसके पास होता है। जैसे मैग्नीशियम, नॉन मेटल साइड से आप ले लो क्लोरीन, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। जैसे एल्युमिनियम ब्रोमाइड, ये सब आपका आयनिक बॉन्ड्स का एग्जाम्पल है। आयनिक बॉन्ड्स से जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो भी आयनिक सॉलिड बनेंगे वो रिजिड होंगे, क्रिस्टलाइन नेचर के होंगे। सॉलिड के टाइप में मैंने बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, अमोर्फस सॉलिड होता है। तो जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो रिजिड होंगे, क्रिस्टलाइन नेचर के होंगे। सेकेंड पॉइंट है आपका, आयनिक सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट का मतलब होता है फ्यूज स्टेट, तो लिक्विड फॉर्म में। तो आयनिक सॉलिड अगर वो सॉलिड स्टेट में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड है सॉलिड फॉर्म में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। और रीजन यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं होगा। जब आपका NaCl सॉलिड फॉर्म में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए आपको पता है कि वहाँ पे चार्ज का फ्लो होता है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में देखते होंगे कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो। तो करंट एस्टेब्लिश होने के लिए वहाँ पे चार्ज फ्लो होना चाहिए। लेकिन जब आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होंगे तो चार्ज वहाँ पे फ्लो नहीं होंगे, इसलिए सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होते हैं, मतलब वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जैसे ही उस आयनिक कंपाउंड को अगर आप मोल्टेन स्टेट में लाओगे, अगर आप उसको फ्यूज्ड स्टेट में लाओगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। जो चार्ज कैरियर्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे चार्ज का मूवमेंट होता है जिससे करंट एस्टेब्लिश होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होते हैं। अब इसका क्या वजह है? तो मेल्ट करवाने के लिए ना, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए उसको मेल्ट करने में, तो लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो हाई होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आयनिक कंपाउंड्स आर इजियली सॉल्युबल इन वाटर। जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उसको आप वाटर में घुला सकते हो, वाटर में डिजॉल्व कर सकते हो। बट अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का बात करोगे, बेंजीन है, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल, उसमें वो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो इनसॉल्युबल और स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज आपके आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हैं। आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल में मैंने बताया कि एक आपका मेटल हो, दूसरा नॉन मेटल। जनरली एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच आपका आयनिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन को लूज करके कटायन बनाने का टेंडेंसी होता है, नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन बनाने का टेंडेंसी होता है। और कटायन एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा होता है, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और आयनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड को आप आयनिक कंपाउंड बोलोगे। मैंने आपको बॉन्ड का फॉर्मेशन बताया, आयनिक कंपाउंड्स का एग्जांपल मैंने बताया, उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और मटेरियल साइंस के आपको किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है, कहीं पे भी कोई भी आपको कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दे रखा है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे आपको इस टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे, और दूसरा आपको जो डाउट होगा आप वहाँ पे उससे डायरेक्ट आप पूछ सकते हो।
इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से और टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो आपका नेक्स्ट टाइप का बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड, को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैलेंट बॉन्ड के बारे में जानेंगे, वैलेंट कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक और एग्जाम्पल के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।